अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हम लोग मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसा जा रहा हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश से वापस दिल्ली की तरफ लौटते हुए हम गुजर रहे थे बरौत से। यहाँ हमें एक हॉस्पिटल मिला जिसका नाम है भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल। बरौत जो एक छोटा सा शहर है इस इलाके का, यहाँ ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और मुख्तलिफ़ लोगों के काम आता है एक तरह से, चूँकि हॉस्पिटल की अपनी एक अहमियत है। और यहाँ हमारे साथ मौजूद है इस अस्पताल के डायरेक्टर और चेयरमैन डॉक्टर रेहान अहमद। डॉक्टर रेहान अहमद से हम बातचीत करेंगे कि इन्होंने अपना सेटअप इतना बड़ा यहाँ कैसे शुरू किया, किस तरह इलाज कर रहे हैं, किस तरह की परेशानियों का सामना है, और ख़ास तौर पर अभी जब हमारा मुल्क कोविड-19 से जूझ रहा था तो उसमें इन्होंने देश का कितना सहयोग किया। डॉक्टर रेहान साहब, मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने मेडिकल की तालीम कैसे हासिल की, कहाँ से हासिल की? मैंने जो MBBS किया है वो जबलपुर मेडिकल कॉलेज, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड है, वहाँ से मेरा MBBS किया है। और 1995 मेरा एडमिशन बैच है। 2000 में मैं वहाँ से पास आउट हूँ। और उसके बाद भोपाल में गांधी मेडिकल कॉलेज, जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, वहाँ से मैंने MS इन जनरल सर्जरी किया है। ये मैंने पास आउट किया है 2004 में। उसके बाद मैंने 1 साल की रेजिडेंसी भी करी है कैंसर हॉस्पिटल, जवाहरलाल नेहरू कैंसर हॉस्पिटल, जो कि भोपाल में ही है। वहाँ से मैंने 1 साल की रेजिडेंसी की है। उसके बाद मैं इस बड़ों शहर में 2005 में आया और मैं 2.5 साल लगभग एक हॉस्पिटल से अटैच रहा, नीति नर्सिंग होम करीब में ही है। और उसके बाद मई 2008 में मैंने अपने इस हॉस्पिटल को स्टार्ट किया और तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं धीरे धीरे इसकी प्रोग्रेस हो रही है मेरी। और आज एक मेरा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 50 बेडेड हॉस्पिटल है मेरा, और हम हर फील्ड में पेशेंट की हेल्प कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बताइए, मेडिकल लाइन में जाने या डॉक्टर बनने के पीछे क्या मकसद था आपका? आपने ख़ुद चुना या एक्सीडेंटली आप इस मैदान में आ गए? देखिए, शुरू से ज़हनी तौर पे मेरा जो रुझान था वो मेडिकल लाइन की तरफ ही था। और बचपन से ही मेरा दिमाग जो है साइंस की सब्जेक्ट की तरफ रहा। तो रुझान तो खैर मेडिकल की तरफ जाने का तो यही रहा, क्योंकि जब मैं 11th-12th में आया तो मेरे पास मैथ्स और बायो दोनों थी और ऑप्शन मेरे पास दोनों तरफ जाने की थी। मगर कुछ ना कुछ मेरे पेरेंट्स का इसमें गाइडेंस है और मेरा बड़ा भाई भी डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो, तो कहीं ना कहीं वहाँ से मैं इंस्पायर्ड रहा कि नहीं, इस फील्ड में मुझे जाना चाहिए। मेरी फैमिली में भी काफ़ी लोग डॉक्टर हैं, तो उनकी लाइफ स्टाइल और उनके जो काम करने का ढंग मैंने देखा था, वो लोगों की हर तरह से मदद कर पा रहे थे, उनको मतलब उनका इलाज करके भी और तरीके से भी। तो मुझे कहीं ना कहीं ये प्रोफेशन बेहतर लगा कि यदि यहाँ रहना है तो मेडिकल प्रोफेशन बेहतर है। और डॉक्टर साहब, आप जबलपुर के रहने वाले हैं और जबलपुर इतनी दूर से आकर उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में आपने अपना हॉस्पिटल शुरू किया। क्यों ऐसे ही आप अचानक आ गए, कुछ मकसद था यहाँ आने का? नाम क्या आपने भोपाल मेमोरियल? जी, आने का कोई मकसद नहीं था। मकसद तो बस ये था कि भाई कहीं ना कहीं हमें बसना है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो मेरी फैमिली है वो, मेरे फादर रेलवे में थे, तो मेरे फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था। वैसे मेरे फादर जो रहने वाले हैं वो लखनऊ के हैं, और क्योंकि जॉब की वजह से वो मध्य प्रदेश में, कटनी में, जबलपुर में और भोपाल वगैरह में रहे, तो इसकी वजह से हमें वहाँ रहना पड़ा। और मतलब मूल तौर से हम लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं। अब आपका यहीं का डॉक्यूमेंट है उत्तर प्रदेश का? जी, उत्तर प्रदेश का डॉक्यूमेंट है हमारा। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में बताया कि मल्टी स्पेशलिस्ट आपका हॉस्पिटल है, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है। अभी पिछले दिनों हमारा देश है कोरोना से जूझ रहा था और सेकंड वेव जो आई थी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी, पूरा हिंदुस्तान बुरी तरह मुतासिर था। आप और आपके अस्पताल ने, आपकी टीम ने कितनी मदद की देश की मरीज़ों की, और कितना आप लोगों के काम आए? देखिए, कोविड जो चल रहा है, लगभग 1.5-2 साल हो गए हैं कोविड को चलते हुए, और इस बहुत अफसोस की बात है कि पूरा देश इसमें सफ़र कर रहा था। और जो दूसरी लहर जो हमारी अप्रैल और मई में आई, ये बहुत ही तबाही मचाने वाली थी। और इसमें बहुत सारी ज़िंदगियां, जवान ज़िंदगियां जो है वो बेचारी चली गई, बहुत सारे परिवार जो बर्बाद हो गए। मगर एज ए डॉक्टर मैंने इसमें अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की। हालांकि मुझे भी कोविड हो गया था जनवरी में और मैं लगभग 15 दिन परेशान रहा।
तो मैंने ये सीखा और लोगों को भी ये चीज़ समझाने की कोशिश करी कि ये फैलने वाली बीमारी है। शासन और प्रशासन की तरफ से हर बार हफ्ते में 10 दिन में जो भी गाइडलाइंस आती थी उसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते थे और वो लोगों को कन्वे करने की कोशिश करते थे। हॉस्पिटल के तौर पे, क्योंकि हमारा जो हॉस्पिटल था वो नॉन कोविड हॉस्पिटल था, तो शासन ने जो भी हमें आदेश दिए थे कि भाई जो भी पेशेंट आए उनको प्रॉपर तरीके से नोटिफाई करो, पेशेंट्स और उनके अटेंडेंट को कोविड से रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस आती हैं उनको समझाना, वो वीडियो के तौर पे भी छोटे छोटे सेमिनार भी हम लोगों ने करे, स्टाफ को हम लोगों ने ट्रेन किया, हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको हमने ट्रेन किया, हमने अपना आईसीयू सेट किया, ऑक्सीजन वगैरह की फैसिलिटी हमने बहुत अच्छी रखी अपने यहाँ। और काफ़ी पेशेंट जो कोविड थे, सिम्टम थे मगर रिपोर्ट वगैरह नेगेटिव थी, उनका भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह वो तब सभी पेशेंट हमारे ठीक हो गए। और बहरहाल जो भी योगदान एज ए डॉक्टर मैं दे सकता था मैंने कोविड पेशेंट को दिया और हमारे यहाँ रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। डॉक्टर साहब, एक सवाल बड़ा अहम होगा कि कई मरतबा जो इस तरह के छोटे शहरों में हॉस्पिटल होते हैं तो मरीज़ों का, और ख़ासतौर पर जब इमरजेंसी मरीज़ों का बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मरीज़ की हालत सीरियस होती है, डॉक्टर को पता होता है कि इनके पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मरीज़ को हाथ लगाने से पहले कहता अब 10,000 इतना रुपया जमा कीजिए तब आपका इलाज करेंगे, और उसमें कई मरतबा मरीज़ की मौत हो जाती है। तो डॉक्टरों का जो रवैया है ना मरीज़ों के लिए, शहरियों के लिए बड़ा नागवार होता है और अक्सर डॉक्टरों की शिकायत है। क्या आपके यहाँ ऐसा मामला नहीं है? आप भी आम डॉक्टरों की तरह इसी रवैये पर चलते हैं? देखिए, पेशेंट इसमें कोई शक नहीं है, अस्पताल में आता है तो तकलीफ़ में ही आता है और इमरजेंसी में तो तभी आएगा जब बेहद गंभीर रूप से बीमार होगा। पहली चीज़ मैं ज्ञात करा दूं कि दुनिया में कोई भी संस्था चल रही हो, चाहे सरकारी संस्था हो चाहे वो गैर सरकारी संस्था हो, फ़ंड की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। तो अब क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल चाहे मेरा हो या इंडिया का या दुनिया का कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसका अपना एक सिस्टम है, उसको निज़ाम चलाने के लिए फ़ंड की ज़रूरत हमेशा होती है और फ़ंड जो मिलता है वो हमेशा कस्टमर से मिलता है। हमारा कस्टमर पेशेंट है, तो जाहिर सी बात है हमने जितना भी सेटअप लगाया हुआ है उसको चलाने के लिए एक मिनिमम राशि हमेशा चाहिए होती है जो हमें पेशेंट से ही हासिल होती है। अब कोई पेशेंट यदि इमरजेंसी में आता है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, अच्छा मैं आपको ज्ञात करा दूं, शायद आपको इस चीज़ का इल्म हो कि जो सरकार ने फ़ीस लेने का जो क्राइटेरिया रखा है वो केवल वकीलों और डॉक्टरों के लिए रखा है। वकील अपनी फ़ीस सेट कर सकता है और डॉक्टर अपनी फ़ीस सेट कर सकता है, ये शासन का नियम है। कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर है उसकी अपनी कोई भी न्यूनतम फ़ीस वो रख सकता है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से या शहर के हिसाब से या जैसे भी है, वो अपनी एक फ़ीस सेट कर सकता है। तो ये नियम के हिसाब से है। जहाँ तक इमरजेंसी मरीज़ का सवाल है, पेशेंट तकलीफ़ में आता है और देखिए आप पेशेंट आया उसको समझने में, उसकी स्थिति को भांपने में समय ज़रूर लगता है। डॉक्टर ज़रूर हैं मगर रोबोट नहीं है, तो जाहिर सी बात है मरीज़ की स्थिति को भांपने में समय लगता है। मरीज़ अक्सर जो आते हैं काफ़ी तादाद में पेशेंट आते हैं लेके 20-25 लोग उसको अटेंडेंट साथ में लेके आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक मानसिक दबाव ज़रूर रहता है डॉक्टर्स के ऊपर। कभी कभी स्थिति को भांपने में चूक हो भी जाती है और बहरहाल मगर इमरजेंसी पेशेंट का इलाज हम लोग करते हैं, हर तरीके से करते हैं। और जहाँ तक फ़ीस वगैरह का सवाल है, ये एक नॉर्मल प्रोटोकॉल है। अभी आपके साथ कोई ऐसा मामला आया हो कि आपको परेशानी का सामना करना पड़ो? क्योंकि कई मरतबा जब पेशेंट एक्सपायर कर जाता है तो घर वाले नाराज़ होते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, पैसे की डिमांड करते हैं, पुलिस केस भी हो जाता है। और ये लगभग 70 साल की महिला, लगभग 10 दिन से वो बीमार थी, बुखार, पेट में दर्द। पहले तो वो लगभग मैं नाम भी नहीं लूँगा और जगह का नाम, पास में ये गांव है, उस गांव की वो महिला थी और 10 दिन से बीमार थी। अव्वल तो पहले अपना इलाज करते रहते हैं, जब तकलीफ़ बढ़ती है तो फिर इसी शहर के एक अस्पताल में जाके अल्ट्रासाउंड कराते हैं, दवाई वगैरह भी लेते हैं। जब उनको और आराम नहीं पड़ता है तो मेरठ के एक अच्छे बड़े अस्पताल में जाते हैं, वहाँ उनकी स्थिति को भांपा जाता है और उसको सीरियस बताया जाता है। बहरहाल वो घूम फिर के काफ़ी दिनों बाद वो मेरे पास आते हैं। अब हम उसकी स्थिति को भांपते हैं, इसमें कोई नहीं है, हमने जगह जगह लगा रखे कि जो भी डॉक्टर होता है, एजुकेटेड डॉक्टर होता है, वो ये बताता है कि हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांतों पे काम करते हैं। इसका असर पॉजिटिव भी मिल सकता है, इसका रिजल्ट नेगेटिव भी मिल सकता है। तो हम उन वैज्ञानिक सिद्धांतों को फॉलो करते हैं। जो प्रोटोकॉल
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या भारत सरकार ने बनाई है कि भाई आपके पास यदि कोई पेशेंट गंभीर अवस्था में आए तो उसको मरीज की गंभीरता के बारे में बताइए, इस चीज़ का पालन किया जाता है। मरीज से मौखिक और लिखित सहमति ली जाए, ये इस चीज़ को हम लोग फॉलो करते हैं। यदि ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत होती है तो उसमें यदि मरीज अति गंभीर है तो उसकी अति गंभीरता के बारे में पेशेंट को बताया जाता है। यहाँ तक कि जैसे सरकार के निर्देश हैं कि पेशेंट को भी मोटा मोटा खर्च जरूर बताएं, तो इस चीज़ को भी बताया भी जाता है और साथ ही साथ लिखवाया भी जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई मरीज इमरजेंसी में आता है उसके पास पैसे होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। बहरहाल इलाज हमें देना होता है क्योंकि मरीज का इलाज करना हमारा धर्म है। कोई भी पेशेंट इमरजेंसी में आता है, वो जो भी पैसे जो भी फीस जमा करता है उसको जमा करके हम लोग पेशेंट का इलाज शुरू कर देते हैं। तो जो मैं घटना की बात बता रहा था, ये बुजुर्ग महिला हमारे पास आई, कई जगह से रेफर्ड होकर ट्रीटमेंट करा के हमारे पास आई, उसकी कोई भी बीमारी अभी तक पकड़ में नहीं आई थी। अब हम उसको भर्ती करते हैं, इमरजेंसी में हमारे पास आती है रात में लगभग 8 बजे या 9 बजे। हम उसका इलाज करते हैं, सुबह स्थिति में थोड़ा सुधार होता है तो उसकी जो और जांचें हैं, जो बड़ी जांचें हैं, CT स्कैन वगैरह उसमें कराते हैं तो मालूम ये चलता है कि उसकी बच्चेदानी में छेद है। अब बच्चेदानी के छेद होने की वजह से उसका जो मवाद है वो पूरे पेट में फैल जाता है। अब ये तमाम चीज़ें और भी जो जांचें हैं वो मरीज की कराई जाती हैं और उनको एक अनुमानित खर्च, खून की व्यवस्था, दवाइयों का खर्च, इन तमाम चीज़ों का एक अनुमानित खर्च बताया जाता है और पेशेंट को ये भी बताया जाता है कि पहले आप खूब अच्छी तरीके से सलाह मशवरा करें और उसके बाद ही आगे बढ़ें। बहरहाल मरीज वो पूरा दिन मशवरा करने में लगा देता है कि भाई ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है, ठीक है। अब वो पूरा दिन इसी चीज़ में निकल जाता है, यहाँ तक कि रात के 11 बज जाते हैं, वो हमें कोई भी सहमति नहीं देते हैं। अब अगले दिन मतलब पूरे दिन निकल गया, अब बीमारी तो पकड़ में आ गई, इलाज ऑपरेशन, मगर सहमति मरीज की तरफ से नहीं मिल रही। अब अगले दिन वो आते हैं 4-5 लोग कि डॉक्टर साहब कि अब हम तैयार हैं और ऑपरेशन आप करिए। उसको बैठा के अपने चैम्बर में अच्छी तरीके से बताया जाता है, समझाया जाता है कि बेटे गंभीर हालत है, बच्चेदानी फटी हुई है, पेट में मवाद है, बड़ा ऑपरेशन है, ऑपरेशन रिस्की है, ऑपरेशन के दौरान भी ऑपरेशन के बाद भी मरीज की जान जाने का खतरा रहता है। उसको एक अनुमानित खर्च बताया जाता है, लगभग 70-80 हज़ार रुपये का खर्च अस्पताल का और दवाइयों का अलग बताया जाता है। बहरहाल मरीज कहीं से लाके 30-40 हज़ार रुपये लाके अस्पताल में जमा करता है और कहता है कि डॉक्टर साहब बाकी पैसे हम धीरे धीरे दे देंगे। बहरहाल अब हम लोग डॉक्टर हैं, हम पेशेंट को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते हैं कि वो पूरे पैसा जमा करे तब हम उसका इलाज शुरू करें, क्योंकि मरीज की जान बचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि बगैर ऑपरेशन के तो उसको मरना है। बहरहाल उसको ऑपरेशन की तैयारी की जाती है, ऑपरेशन किया जाता है, ऑपरेशन सफल हो जाता है। जो छेद था ऑपरेशन बच्चेदानी में, उसका एक ही ऑपरेशन है, वो बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। उसका जो मवाद था वो पूरे पेट में था, उसको बहरहाल ऑपरेशन कर दिया गया, पेट की अच्छी तरीके से सफाई कर दी गई, पेशेंट को ज़रूरत के हिसाब से ब्लड वगैरह दिया गया। पेशेंट की हालत में उस दिन तो पेशेंट ऑपरेशन के बाद ठीक रहती है, मगर जो मवाद पेट में था और वो जो खून में मिल गया था उसकी वजह से एक सेप्टिसीमिया एक कंडीशन होती है कि जो जहर है वो खून में मिल जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को बुखार आना, सांस में तकलीफ होना। अब क्योंकि वो महिला बुजुर्ग महिला थी तो उसकी वजह से उसका कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बहुत वीक होती है ऐसे पेशेंट की। तो अनिल थोड़ा सा मौत होगी उसकी। हाँ बहरहाल अस्पताल में जी उसकी तो 2 दिन बाद लगभग उसको सांस में तकलीफ हुई और सांस की तकलीफ की वजह से उसकी हॉस्पिटल में। जी तो उसके बाद क्या हुआ वो? उसके बाद ये हुआ कि अब जब उसकी मौत, हाँ एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम लोग किसी पेशेंट का इलाज करते हैं कभी भी मरीज के अटेंडेंट को कोई भी चीज़ छुपा के नहीं रखते हैं। जो भी स्थिति होती है घंटे 10 घंटे की उसको बताई जाती है, उसके पेशेंट को अटेंडेंट को ICU में वक्त के हिसाब से उनको मिलवाया जाता है, उनसे लिखित उनसे साइन कराए जाते हैं कि भाई हाँ फला इंसान अंदर आया और उसको हम लोगों ने उसकी मरीज की कंडीशन बताई, तो वो वहाँ तक तो सब ठीक रहता है। तो हर आदमी अपने मरीज को ठीक कराने जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ज़िंदगी और मौत डॉक्टर के हाथ में नहीं है, ये आप समझ लीजिए। डॉक्टर अपना काम करता है वैज्ञानिक विधि के अनुसार। मरीज की ये बीमारी, इससे ऑपरेशन की ज़रूरत है, वो ऑपरेशन किया गया, मगर कुछ चीज़ें किसी के कंट्रोल में नहीं होती, वो डॉक्टर के कंट्रोल में भी नहीं होती। जैसे सेप्टिसीमिया जैसी चीज़ें यदि ब्लड में वो सेप्टिक मिल गया तो उसके जो कॉम्प्लिकेशन है काफ़ी गंभीर होते हैं। महिला की जब मौत हो जाती है, बहरहाल उसके अटेंडेंट को अब डॉक्टर जो है, मतलब डॉक्टर मैं, वो मुझे सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं कि 40 हज़ार रुपये तो हमारे ये जमा हो गए,
इतने की ही लगभग दवा लग चुकी है, खून भी लाना पड़ गया हमारे। अब बहरहाल वो कहाँ से लाए, कैसे लाए, इसका हॉस्पिटल को कोई लेना देना नहीं होता है, मगर हम अपनी इंसानियत को दिखाते हुए हम मरीज़ के जो बकाया, हमने कोई खर्चा उसको 80,000 रुपये का बताया हुआ था, मौत के बाद हमारे हॉस्पिटल का नियम है कि हम किसी मरीज़ से कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये हमारे हॉस्पिटल का नियम है। यदि किसी व्यक्ति की मौत हो गई है इलाज के दौरान या उसकी वजह से, तो जो बकाया बिल है हमारे हॉस्पिटल का नियम है कि भाई ठीक है, हमारी आपकी बातचीत तो इतने रुपए में थी, मगर जो जमा है वो कोई बात नहीं, मगर बाकी आपके माफ़ है। मगर उसमें कहीं ना कहीं मरीज का दूसरा एक रूप नज़र आता है कि वो सारी गलती की, जैसे बीमारी भी डॉक्टर ने पेट के अंदर डाली और आपको जिम्मेदार ठहरा देते हैं, आपने अपनी जिम्मेदारी ठहराया और सही से इलाज नहीं किया। जी। तो फिर वो जो पैसे जमा है वो, और जो दवाइयों में पैसे लग गए वो, ये और जो खर्च होते हैं उनकी कोशिश रहती है कि डॉक्टर हमें वापस। तो इस केस में आपने वापस कर दिया उनको जो पैसे आपने लिए थे? नहीं, इस केस में हमने उनको कोई पैसा वापस नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने लगभग यहाँ पे गांव में फ़ोन करके 300-400 लोगों को जमा कर लिया। इस अस्पताल में और भी मरीज़ भर्ती थे, कैंसर की पेशेंट भर्ती थी और एक और गंभीर पेशेंट भर्ती थी। उन सब की स्थितियों को नज़रअंदाज करते हुए उन लोगों ने गाँव से बहुत सारे लोगों को जमा किया। यहाँ पे इस अस्पताल के अंदर लगभग 200 लोग अंदर थे और 300 लोग बाहर थे। तो उन लोगों की परेशानियों को उन्होंने देखा, नज़रअंदाज किया, उनको भी परेशान किया और अस्पताल में भी मशीनों को मतलब उसको तोड़ने की कोशिश करी। तोड़ा नहीं मगर तोड़ने की कोशिश करी। तो आईसीयू वगैरह में लगभग 50-60 आदमी आईसीयू में घुस गया। तो ये पेशेंट की जो पुलिस की मदद आपने नहीं ली था? नहीं। फिर जब ये स्थिति मैंने भावी तो मैंने स्वयं पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस 5-10 मिनट में पुलिस यहाँ पर आ गई। पुलिस ने भी, अब पुलिस का यहाँ पे एटीट्यूड ये रहता है कि मौके की नज़ाकत के हिसाब से मामले को शांत कराना, और पुलिस ने अपना काम सही किया इसमें। और क्या आप एक और दूसरा वाक़या कुछ शेयर करना चाह रहे थे? ये हो गया दोनों वाक़या? नहीं, अभी ये एक ही वाक़या हुआ। दूसरा वाक़या तो अजीबोगरीब है। कहते हैं कि मुख्तसर जी मुख्तसर कि आप बैल मुझे हमारे वाली स्थिति हो जाती है, कभी कोई दूसरे की चीज़ अपने सर आ जाती है। हमारी एक महिला चिकित्सक हैं, उनके यहाँ से एक गंभीर मरीज हमारे यहाँ रेफर होता है कि डॉक्टर साहब पेशेंट काफ़ी गंभीर है, इसको आप देख लीजिएगा। अब वो पेशेंट महिला जो है स्ट्रेचर पे इमरजेंसी रूम में आती है, हम स्थिति को भांपते हैं, मैं भाई हालत ख़राब है, देख लो, कहीं ले जाना है ले जाओ, बाकी आपकी मर्जी। तो जो भी 8-10-15 लोग उनके साथ होते हैं वो हाथ जोड़ के कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब उसका इलाज करिए, कोशिश करिए, और बचाने वाला तो ऊपर वाला है, कोशिश करिए। तो इनकी उन बातों को सुन के हम अपना फ़र्ज़ निभाते हैं कि भाई मरीज़ की जान बच जाए, कैसे भी उसका इलाज शुरू किया जाता है। मगर क्योंकि मरीज़ की स्थिति पहले से ही गंभीर थी, उसकी मौत हो जाती है। अच्छा, इस दौरान मरीज़ से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर जमा कराए जाते हैं। तो अब जब वो महिला की मौत हो जाती है तो उनका ये इल्ज़ाम होता है कि भाई हमें पूरे पैसे वापस किए जाएँ, जो दवाई के पैसे लग गए वो भी वापस किए जाए, आपकी लापरवाही से मरीज हमारा मर गया, जबकि वो तो बेचारा पहले से ही गंभीर है। आगे क्या हुआ? तो उसमें ये हुआ कि हमने इसमें भी हमने प्रोटोकॉल फॉलो किया कि भाई ठीक है, उनके 10,000 रुपये जमा थे, हम उनको 5,000 रुपये वापस करवा देते। भाई इतनी तो मेहनत हम लोगों ने करी मरीज के साथ, मगर वो इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने यहाँ लोकल नेताओं को यहाँ फ़ोन किया, यहाँ 150 आदमी यहाँ जमा हो गए और मेरे से बहस करने लगे, और तुम तो रोज़ मरीज मारते हो, इस तरह की बातें करने लगे, और काफ़ी प्रेशर मेरे ऊपर मतलब काफ़ी प्रेशर बनाया उन्होंने। पुलिस भी आ गई थी, पुलिस भी केस को निपटाना चाहती है, तो उन्होंने आग्रह किया डॉक्टर साहब देखो खामा का झगड़ा बढ़ेगा, आप इसमें से ले जाके खत्म कर दो। जो उसके 10,000 रुपये जमा थे हमने उसको रिफ़ंड कर दिया। अब उन्होंने केस शीट पे रिफ़ंड रिसीव भी किया और ये चीज़ स्वीकार की, हाँ अब हमें कोई परेशानी नहीं है, अब हमें चिकित्सक से कोई वो नहीं है। मगर इसमें भी ग्रामीण राजनीति कुछ देर बाद हावी हो जाती है और वो 3-4 दिन बाद मेरी शिकायत CMO कार्यालय और SP ऑफिस और तमाम जगह कर देते हैं। तो मुझे वहाँ भी उसके लिए जाना पड़ता है सफाई देने। ओके, ये सारा मामला हुआ जो आपने बताया आपके साथ होता है जी। और कई सारे डॉक्टरों के साथ होता है, दोनों तरफ से मामले होते हैं। तो इतने सारे लोग जब हॉस्पिटल में आपके खिलाफ एहतजाज करने लगते हैं तो आपके साथ ऐसा क्यों होता है? क्या आप इस वजह से, क्या आप बाहर से आए हुए उन्हें लगता है कि यहाँ के मूल निवासी नहीं, इसलिए आपके खिलाफ लोग इतना जल्दी प्रोटेस्ट कर बैठते हैं? रीज़न क्या होती है? देखिए, मैं ये कतई नहीं कहूँगा कि सिर्फ मेरे खिलाफ ये चीज़ होती है। शहर में कई डॉक्टर हैं जिनके खिलाफ ये चीज़ें मैंने देखी है कि लोग जब मरीज़ ठीक हो जाता है तो उनकी कोशिश रहती है कि कैसे भी अपना बिल कम करा लें
और जब व्यक्ति की मरीज की मौत हो जाती है तो उनका ये रवैया रहता है कि हमें कुछ भी ना लापरवाही की वजह से मतलब या हम डॉक्टरों के साथ, और ये रियलिटी है। हर जगह ऐसा होता है कि जब पेशेंट का इंतकाल हो जाता है तो अमूमन कुछ लोग डॉक्टरों पर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि डॉक्टर की लापरवाही सामने आई है, और ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ इल्ज़ाम है। कई जगहों पर डॉक्टर की लापरवाही रियल में होती है, हकीकत में आती है, और सरकारी अस्पतालों में तो सबसे ज़्यादा डॉक्टर लापरवाही बरतते हैं और डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मरीजों की मौत हो जाती है। डॉक्टर साहब का कहना है कि हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं, अगर मौत हो जाती है तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, क्योंकि डॉक्टर के हाथ में शिफा देना नहीं है, डॉक्टर का काम सिर्फ इलाज करना है। और बड़ा एक तरफ तो मौत हकीकत है, आनी है, किसी को इनकार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ है और एक नाजुक मामला। बहरहाल डॉक्टर साहब ने अपनी सफाई दी है, मरीजों का भी मामला। डॉक्टर साहब ये सारी बात आपने बताई कि आखिरी सवाल करेंगे, इतना बड़ा अस्पताल आप चला रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, पूरी फैसिलिटीज़ है, ये सब तनहा संभालते हैं या आपकी बेगम भी आपकी मदद करती है? नहीं, हमारी बेगम भी इसमें मदद करती हैं और शुरू से उन्होंने मेरा साथ दिया है। डॉक्टर अफशा हैं, डॉक्टर जेबा भी हैं, तो वो फिजियोथेरापी जी, और हमारे छोटे भाई डॉक्टर अरशद भी हैं, इन्होंने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, ये भी हमारे साथ निभा रहे हैं। और बाकी इसके अलावा और भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, डॉक्टर प्रियदर्शी सागर वो आते हैं, और डॉक्टर सारिका हैं, MD मेडिसिन है, वो आती है हमारे यहाँ। डॉक्टर महीप सरूजा मेरठ के TB एंड चेस्ट के बेस्ट स्पेशलिस्ट हैं वो, तो वो भी आते हैं वीकली, वो भी आते हैं सैटरडे को। तो बहरहाल संचालन तो मेरा स्वयं का होता है इसमें, मगर साथ सभी का है हमारा इसमें। तो बहुत शुक्रिया। आप थे डॉक्टर रेहान अहमद, बागपत ज़िला के बरौत शहर में, छोटा सा शहर है, कस्बा कह लीजिए, यहाँ इनका अस्पताल है जिसका नाम है भोपाल मेमोरियल अस्पताल, और इस इलाके का, इस एरिया का ये सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है। 50 बेड है और सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, ICU और जो भी कुछ हो सकता है उसका यहाँ इलाज होता है। डॉक्टर साहब कहना है कि हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि कम से कम खर्च में लोगों को इलाज दिया जाए, उनकी खिदमत की जाए, और इस दौरान इन्हें कई तरह के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। और डॉक्टरों के साथ ये होता है, जहाँ कहीं भी डॉक्टर है उनके साथ ऐसा होता है, चूँकि ये जो पेशा है कुछ इस तरह के मसाइल का सामना करना भी पड़ता है, दोनों तक मजबूरियाँ होती है। तो डॉक्टर साहब के जो कुछ हालात थे उन्होंने आपको बताया। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।